नमस्कार दोस्तों इस वीडियो की दोस्तों इसकी पीडीएफ की जो ओरिजिनल वीडियो है वो संकल्प क्लासेस बाड़मेर पर मिलेगी आपको। मैंने इसके लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाए मैंने खुद के लिए, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हो दोस्तों, और अगर आप यहाँ देखनी है आपको शॉर्ट नोट्स में, तो यहाँ से देख सकते हो आप। जलवायु परिवर्तन क्या है? सामान्य जलवायु का आज से किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय और औसत मौसम से होता है, अतः यह किसी क्षेत्र विशेष के औसत जलवायु परिवर्तन। सामान्य जलवायु का आज से किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है, अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन किसी स्थान में भी महसूस किया जा सकता है, संपूर्ण विश्व में भी महसूस किया जा सकता है। वर्तमान में इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं, महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हरितगृह प्रभाव में वैश्विक उष्णता। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका जलवायुवेत्ता वोलेस बाकरी द्वारा 1975 में किया गया। वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में हुई वृद्धि को कहते हैं। ये ग्रीन हाउस के समान है। हरितगृह प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी का सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। यह प्रभाव पृथ्वी पर पाई जाने वाली हरितगृह गैसों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लगभग 1 से 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। हरित गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित कर उनकी गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती एवं भूतल से तापक्रम में वृद्धि करती हैं। हरितगृह गैसें कहलाती हैं। हरितगृह गैसों में दोस्तों 81% CO2 है, CH4 दोस्तों 10% है और न्यूट्रस ऑक्साइड 7% है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य हरितगृह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी सांद्रता 0.03 से 0.04% है। CO2 0.03 से 0.04% है। यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार CO2 का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से CO2 जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व स्तर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% बढ़ी है। औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% बढ़ी है। मीथेन द्वितीय ग्रीन हाउस गैस है।
जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी एक ग्रीन हाउस गैस है, परंतु वातावरण में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसे हास्य गैस भी कहते हैं, ये तीसरे ग्रीन हाउस गैस है। फ्लोरिनेटेड गैस जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन दोस्तों CO2 पहले नंबर पर है, फिर दोस्तों मीथेन दूसरे नंबर पर है और नाइट्रस ऑक्साइड तीसरे नंबर पर है। हरितगृह प्रभाव के हानिकारक प्रभाव। ध्रुवीय हिम का पिघलना। धरती के गर्माने से विद्युत ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघल सकती है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ का प्रकोप होगा और सागर तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियों के विलुप्त, उष्णकटिबंधीय तूफानों की बारंबारता, उष्णकटिबंधीय रोगों की बढ़ोतरी। और दोस्तों हरितगृह प्रभाव से बचने के उपाय। विश्व के विकसित तथा अति विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के उपयोग में भारी कटौती कर इसके स्थान पर ऊर्जा एवं शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों को प्रयोग किया जाए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड के बृहत्तम उपभोक्ता हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देश। चीन सर्वाधिक है, चीन 30% करता है दोस्तों, अमेरिका 15% करता है, यूरोपीय संघ 9% करता है और भारत दोस्तों 7%। भारत 7% के साथ चौथा नंबर पर है। इसके बाद ब्राज़ील, रूस, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, ये देश ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक उत्सर्जन में 70% भाग के लिए उत्तरदायी है। इनमें सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करता है दोस्तों 30% के साथ। चीन 30%, USA 15%, UN 9%, भारत 7%। कार्बन क्रेडिट एक व्यापारिक योग्य प्रमाण पत्र आज्ञा है जो आज्ञाधारक को 1 टन CO2 की वैश्विक तापन क्षमता के समान क्षमता वाली अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। कोई राष्ट्र या संस्था उसको दिए गए कार्बन उत्सर्जन की सीमा से कम कार्बन उत्सर्जित करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन। वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारक है, क्योंकि पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र हैं के रूप में कार्य करते हैं और उनकी समाप्ति के साथ हम वह प्राकृतिक यंत्र भी खो देते हैं। कुछ देशों में ब्राज़ील इंडोनेशिया में निवर्तनीकरण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण जलवायु परिवर्तन का भी कारण है दोस्तों। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर तरीकों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। शहरीकरण हो रहा है तो वनों की कटाई हो रही है। विश्व में वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक हो रही है, ये भी कारण है दोस्तों। जीवन शैली में परिवर्तन में खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में काफ़ी अधिक योग्यता देखी गई है दोस्तों। हरितगृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग। हरितगृह प्रभाव से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन का कारण है। शहरीकरण, औद्योगिकरण। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। ओजोन परत का क्षय। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के मिश्रण की एक परत बन जाती है दोस्तों, जिसे वायुमंडल कहते हैं। परत जीवन का आधार होती है। वायुमंडल को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल। वायुमंडल को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंड मंडल। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और
वायुमंडल, क्षोभ मंडल दोस्तों, इसमें ऋतुएं, मौसम आता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो अपने ग्रह होते हैं, जो दोस्तों सैटेलाइट होती हैं, वो आयन मंडल में होती हैं। सैटेलाइट आयन मंडल में होती है। क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है। ऊंचाई 8 से 14 किलोमीटर होती है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। मौसम परिवर्तन इसी मंडल में होता है तथा ये सूर्य की तेज गर्मी से हमारी रक्षा करती है। रात्रि में पृथ्वी के धरातल को ठंडा होने से बचाती है। रात्रि में पृथ्वी के धरातल को ठंडा होने से बचाती है। क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच का भाग जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। क्षोभ सीमा की चौड़ाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। समताप मंडल, क्षोभ सीमा के ऊपर यह मंडल जिसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है, जिसमें वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। इस मंडल की खोज टिंजरेंस ने 1902 में की। अगला है दोस्तों मध्य मंडल, ऊंचाई 32 से 80 किलोमीटर। ओजोन गैस की उपलब्धता जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में दोस्तों ओजोन गैस है। मध्य मंडल में ओजोन गैस है जो सूर्य से हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। मध्य मंडल में जेट विमान। आयन मंडल, ऊंचाई 80 से 460 किलोमीटर तक। वायु, अत्यधिक विरल आयनीकृत विकिरण कणों की प्रधानता। आयन मंडल रेडियो तरंगे को अपने यहाँ से पृथ्वी की ओर लौटा देते हैं। वह अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से हमारी रक्षा करता है। आयन मंडल उल्काओं से रक्षा करता है। वायुमंडल, ऊंचाई 640 किलोमीटर से आगे अंतरिक्ष तक। ओजोन गैस एक अकार्बनिक पीले नीले रंग की तीक्ष्ण गंधयुक्त एक प्रबल ऑक्सीकारक गैस है। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनसे पृथ्वी पर सभी प्राणियों व वनस्पतियों की सुरक्षा करती है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में है। ओजोन परत समताप मंडल में है। ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकती है, अतः इसे पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। इस गैस की परत के अभाव में जीवन मंडल में किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। अगर ओजोन गैस नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ओजोन परत के अभाव में सौर विकिरण की सभी पराबैंगनी किरणें भूतल पर आ जाएंगी, जिससे भूतल का तापमान अत्यधिक होने के कारण समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। कुछ प्रदूषक के जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रो के कार्बन आदि विसरित होकर ओजोन का क्षरण करते हैं। ओजोन अपक्षय कहलाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC दोस्तों ओजोन विघटन कारक पदार्थ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन एवं हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ओजोन छिद्र, किसी क्षेत्र विशेष में ओजोन परत की मोटाई एक घनत्व में अत्यधिक कमी आने पर वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभावी रूप से अवशोषण किए बिना पृथ्वी पर आने देती है। इस स्थान को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। ओजोन छिद्र तो अगला क्वेश्चन, वर्ष 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन, ब्रायन गार्डिनर व जोनाथन सैंकलिन ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की। सन 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिण ध्रुव के ऊपर
ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, के बारे में पता लगाया। ओजोन क्षय के प्रभाव। ओजोन अल्पता के कारण वायुमंडल में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का न्यूनतम अवशोषण होगा। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरणें धरातल पर पहुंचेंगी, जिसके कारण भूतल का तापमान बढ़ेगा। भूतल का तापमान और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। समताप मंडल में ओजोन की अल्पता के कारण क्षोभ मंडल में हाइड्रोपरऑक्साइड में वृद्धि होगी, जिसके कारण अम्ल वर्षा होगी। क्षोभ मंडल में हाइड्रोपरऑक्साइड में वृद्धि होगी, जिसके कारण अम्ल वर्षा होगी। मानव समुदाय पर प्रभाव। लोगों में त्वचा कैंसर बढ़ेगा। मनुष्य शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। संक्रमण तथा छूत के रोगों में प्रकोप बढ़ेगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश के ओजोन क्षय के कारण तापमान में वृद्धि के कारण लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास में अधिक अवरुद्ध होगा। पारिस्थितिकी प्रभाव। पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा। ऊर्जा तथा विकिरण संतुलन में अव्यवस्था होने से जीवधारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, ओजोन परत क्षरण को रोकने हेतु उपाय। अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ओजोन परत अपक्षय के लिए उत्तरदायी गैसों को उत्सर्जित करने वाले उपकरणों आदि का नियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। वैकल्पिक तकनीकों द्वारा CFC के उत्पादन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जब सल्फ्यूरिक एसिड वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है। जब वर्षा जल pH 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल रिफाइनरी से उत्सर्जित कणों का ताजमहल के संगमरमर को पीला करने में योगदान है। संगमरमर कैंसर। मथुरा तेल रिफाइनरी उत्सर्जित कणों का ताजमहल के संगमरमर को पीला करने में योगदान है। pH का तटस्थ मान 7 होता है। इसमें कम अम्लीय होता है और ज़्यादा क्षारीय कहलाता है। अम्ल वर्षा की हानियाँ। अम्ल वर्षा से कृषि फसलों, वनों, जलीय जीवों, मानव समुदाय को असाध्य क्षति होती है। भवनों के संक्षारण में। दोस्तों, अम्ल वर्षा में भवनों का संक्षारण के कारण क्षति होती है। मिट्टियों में होने वाली जीवीय प्रक्रियाओं का अनवयन हो जाता है। मिट्टी की उत्पादकता ह्रास हो जाता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्ल वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। लेक किलर दोस्तों देखो, लेक में दोस्तों पूरी मछलियाँ मर जाती हैं। मरुस्थलीकरण एक क्रमबद्ध परिघटना है जिसमें मानव द्वारा भूमि उपयोग पर दबाव के कारण परिवर्तन होने से परितंत्र का अवनयन होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें उर्वर भूमि शुष्क, अनुर्वर या मरुभूमि में बदल जाती है। उर्वर भूमि शुष्क में और दोस्तों अनुर्वर भूमि मरुभूमि में बदल जाती है। मरुस्थलीकरण का प्राकृतिक घटना जो जलवायु परिवर्तनों या दोषपूर्ण भूमि उपयोग के कारण होती है। वस्तुतः जलवायु कारकों की अपेक्षा अनुचित भूमि उपयोग करने के लिए अधिक उत्तरदायी है। वनस्पति आवरण को हटाने से किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। वन विनाश, अतिचारण आदि क्रियाओं से मृदा अपरदन के साथ साथ वर्षा, तापमान, पवन वेग आदि में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किसी क्षेत्र मरुस्थलीकरण के रूप में परिलक्षित होता है। विश्व का लगभग 35% क्षेत्र मरुस्थलों एवं अर्ध मरुस्थलों के अंतर्गत आता है। निरंतर वर्षा की कमी एवं प्रभावी जल व्यवस्था के अभाव में मरुस्थलों का प्रसार निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे मरुस्थलों के निकटवर्ती उपजाऊ भूमि भी इसकी चपेट में आ रही है।
संघ की रिपोर्ट के अनुसार विवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं ने 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मरुस्थलीय भूमि पैदा कर दी है। 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरुस्थलीय भूमि पैदा कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 20वीं शताब्दी के अंत तक सहारा मरुस्थल का विस्तार 20% बढ़ गया। इसी प्रकार थार मरुस्थल भी प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि निगल रहा है। भारत में मरुस्थलीकरण का विस्तार। भारत में शुष्क प्रदेशों का विस्तार मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में है। अतिचारण के कारण भूमि पर अधिक दबाव तथा संसाधनों के अतिदोहन के कारण पर्यावरण का अवनयन हो रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र की वृद्धि। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचित भूमि की लवणता में वृद्धि रिसाव सेम की समस्या से रूप में प्रकट हो रही है। इससे मृदा की उर्वरता कमजोर होती है, बाद में भूमि बंजर हो जाती है। राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में इस समस्या से प्रभावित हैं। सेम की समस्या से प्रभावित कौन कौन से दोस्तों? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सेम की समस्या से प्रभावित हैं। हिमालय क्षेत्र में वन विनाश जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि से जुड़ा है। राजस्व बढ़ाने वाली लुगदी माचिस उद्योग के कच्चे माल के लिए वन विनाश के कारण मृदा अपरदन बढ़ गया है। इस सब कारणों से इस क्षेत्र में वर्षा की कमी हो गई है, जिसके मानव तथा पशु स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। जल की कमी, अनेक रोगों में वृद्धि हो रही है। सूखे की समस्या तो अवस्था, किंतु मरुस्थलीकरण स्थायी होता है। दोस्तों, सूखे की समस्या तो अस्थायी है, परंतु मरुस्थलीकरण स्थायी हो जाता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय। सिंचाई के साधनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि जलाभाव की समस्या दूर हो सके। अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जा सके। मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों जैसे खेजड़ी, कीकर, रोइड़ा, जोजोबा, नीम, बोरड़ा, फोग आदि खेती प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सूखी खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का उपयोग किया जा सके। पशुओं की चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए। बालू का स्तूपों का स्तरीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। अतिचारण पर नियंत्रण। उपलब्ध भूमि पर जल संसाधनों का समुचित उपयोग हो। राष्ट्रीय जल विभाजन कार्यक्रम को तीव्र बनाना। नागरिक चेतना पैदा करना। मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने हेतु भारत के प्रयास। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में वर्ष 74 में प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम उद्देश्य सिंचाई क्षमता उपयोग में सुधार लाने हेतु कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन को अनुकूलित करना था। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1989-90 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संचारण और विकास करके प्राकृतिक संतुलन को पुनर्स्थापित करना था। वर्ष 2003 इसे हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नामित किया गया। वर्ष 2003 को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में नामित किया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1995 में प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए मरुस्थलीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के गर्म रेगिस्तान के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानों तक था। इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण का प्रारंभ 2000 से किया गया। इनका उद्देश्य निम्नलिखित भूमि प्रबंधों का विकास करना था। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। मरुस्थलीकरण का विकास करने के लिए राष्ट्रीय योजना इसे वर्ष 2001 में बढ़ते मरुस्थलीकरण
के मुद्दों को संबोधित करने से उचित कार्यवाही करने के लिए तैयार किया गया। इसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना का इसका क्रियान्वयन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत का मरुस्थलीकरण भूमि निम्नीकरण एटलस इसका विमोचन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा इसका निर्वहनीकरण एटलस का निर्वहनीकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से 17 जून 2016 को विश्व मरुस्थलीय विरोध दिवस के अवसर पर रोक किया गया। इस एटलस में भूमि उपयोग निम्नीकरण की प्रक्रिया तथा गंभीरता के स्तर को दर्शाती है। राज्यवार मरुस्थलीकरण एवं भू निम्नीकरण की स्थिति में मानचित्र दर्शाए गए हैं। मरुस्थल का सामान्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन केन्या में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण सम्मेलन में पहली बार मरुस्थलीकरण विश्व संबोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD कन्वेंशन को 17 जून 1994 को पेरिस में अंगीकृत किया गया, जिसे डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और सूखे का सामना करने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया गया। कन्वेंशन दिसंबर 1996 पर लागू हुआ। भारत 14 अक्टूबर 1994 को UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता बना और 17 दिसंबर 1996 को इसका अनुसमन किया गया। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और गंभीर सूखे के प्रभाव को कम करना है। 17 जून मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए विश्व दिवस WDCD UNCCD का COP16 सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ। आवर लैंड आवर फ्यूचर UNCCD का COP15 सम्मेलन। यह सम्मेलन अबिदजान कोटे डी आइवर में 19-20 मई 2022 को आयोजित हुआ। इसकी थीम थी लैंड लाइफ लेजेसी फ्रॉम स्कैर्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। UNCCD का COP14 सम्मेलन मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD का यह सम्मेलन 2 से 13 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में। UNCCD COP14 का सम्मेलन दोस्तों 2019 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुआ। उच्च तापमान, पावरपॉइंट ऑटोमोबाइल वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफ़ी तेजी से गर्म कर रहा है। वर्ष 2016 में सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया। 2016 सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के पैटर्न में बदलाव। वर्षा के पैटर्न पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा, बारिश आदि को अनियमित काफ़ी बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर पानी की कमी, सूखे की संभावना बन गई है। दोस्तों 8 इंच तक जल स्तर बढ़ गया है। समुद्र तल में स्तर में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसमें समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता जा रहा है। 8 इंच तक जल स्तर बढ़ गया है, जिसके प्रभाव से समुद्र के आसपास के द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। वन्यजीव प्रभाव। वन्यजीव प्रजाति के अनुसार तापमान वृद्धि, वनस्पति पैटर्न बदलाव में कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी की एक चौथाई प्रजातियां वर्ष 2050 तक लुप्त हो जाएंगी। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू
ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची से जोड़ा गया था जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो गए। जंगलों में आग। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव ने जंगलों में आग लगाने और गर्म शुष्क परिस्थितियां पैदा की हैं। ब्राज़ील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 में अब तक ब्राज़ील में अमेज़न कुल 74,155 बार दावानल का सामना कर चुके हैं। खाद्य सुरक्षा को खतरा। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल को पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। एशिया और अफ्रीका पहले से ही आयातित खाद्य पदार्थ पर निर्भर क्षेत्र तेजी से बढ़ते तापमान के कारण सूखे की चपेट में आ सकते हैं। वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यूरोप में गर्मी की लहर की वजह से फसल की पैदावार गिर रही है। आपदा प्रबंधन और जलवायु प्रबंधन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमि और कार्यात्मक रूपरेखा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूएनएफसीसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूएनएफसीसी ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो के दौरान किया गया। वर्तमान में इसे 197 देश शामिल है। यह समझौता 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। 1995 की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 1995 की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों यूएनएफसीसी की वार्षिक बैठकों को कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसे देशों में पर्यावरण मंत्री हिस्सा लेते हैं। कोप में दोस्तों यूएनएफसीसी में इसमें पर्यावरण मंत्री हिस्सा लेते हैं। कोप का मुख्यालय 1994 में बोन जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में जलवायु परिवर्तन को दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर केंद्रित पहला सम्मेलन था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जलवायु परिवर्तन पर दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर केंद्रित पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन की स्थापना का निर्णय लिया गया।